अब सीखते हैं बच्चों अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है बच्चों अभाज्य गुणनखंड पर आधारित। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। वे संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, वे संख्याएं कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अर्थात वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, एक तो कौन होगा एक और दूसरी होगी वह स्वयं संख्या। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो। जैसे हम अगर बात करें 13 की, तो बच्चों 13 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 13 में या तो एक का भाग जाएगा या सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। तो इसके केवल और केवल कितने गुणनखंड लिखे जा सकते हैं, दो ही गुणनखंड लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। लेकिन हम बात करें 12 की, तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, 1 गुणा 2। अगर सिर्फ हम गुणनखंडों की बात कर रहे हैं तो इसमें 4 का भाग भी चला जाएगा, इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा, इसमें 6 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की। तो अगर 12 के अभाज्य गुणनखंडों की हम बात करें तो इसके गुणनखंड क्या क्या मिलने वाले हैं आपको, तो वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 तिया 12। लेकिन सिर्फ गुणनखंडों की बात करें तो इसके कितने गुणनखंड संभव हैं, 1 2 3 4 6 और 12। कितने गुणनखंड हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड इसके संभव हैं। तो ये संख्या कहलाती है आपकी भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों और ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हों, वे कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। तो मूलभूत प्रमेय क्या कहती है बच्चों कि सभी संख्याओं को, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, सभी संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 12 के अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात करूं तो वो होंगे 2 2 और 3। तो इन तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो आपको 12 मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों, जो मूलभूत प्रमेय है ये यही कहती है कि सभी संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडन के गुणन रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। जैसे हम अगर बात करें बच्चों 140, कोई भी उदाहरण ले ले बच्चों, 140 की अगर हम बात करते हैं तो 140 में अगर हम 2 का भाग लगाएं। अच्छा, अभाज्य संख्याओं में हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और इसे एकमात्र सम अभाज्य भी कहते हैं। क्या है ये बच्चों, एकमात्र सम अभाज्य। ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है वो कौन है, 2। उसके बाद में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वो आपको विषम ही मिलने वाली हैं, क्योंकि अगर सम हुई तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा और वो अभाज्य नहीं बचेगी। एक जो होता है आपका 1 जो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है 1। और हमने परिभाषा में देखा है कि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो ये तो बेचारे के एक ही हैं, तो ये ना तो भाज्य की श्रेणी में गिना जाता है ना ही अभाज्य की श्रेणी में। अब सबसे छोटी संख्या हो गई 2, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 23 इस 29, इस प्रकार से आगे चलती जाएंगी। लेकिन आपको जो देखना है बच्चों वो हम देख रहे हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे। इसमें अगर हमने 2 का भाग लगाया है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 140 में 2 का भाग लगाया आपको मिलेगा 70। 70 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 35।
क्या 35 में 2 का भाग जा रहा है बच्चों? नहीं, ये विषम संख्या है, तो 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 का भाग लगा करके चेक करेंगे। भाजकता के नियम जो है आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, भाग लगाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाजकता के नियम क्या होते हैं? 2 का पता है सबको, सम संख्या में 2 का भाग जाता है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। 3 के लिए भाजकता का नियम क्या है कि इकाई के संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग का मतलब है 5 और 3 कितना हो रहा है? 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, जैसे 3, 6, 9। और अंकों के योग को हम मैजिक नंबर भी कहते हैं बच्चों। जैसे हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के जो अंक होते हैं 4 डिजिट के, उनका योग करके हम देखते हैं कि योग 11 या 21 शुभ अंक होना चाहिए। तो उन्हीं अंकों के योग को हम मैजिक नंबर कहते हैं। और अगर मैजिक नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से विभाज्य है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 9 का नियम होता है कि मैजिक नंबर जो होता है अंकों का योग, वो 9 से विभाज्य हो तो ही 9 का भाग जाएगा। उसके बाद 4 और 8 का एक जैसा होता है। इकाई की तरफ से 2 अंकों में देखिए, ये इकाई की तरफ से शुरू के 2 अंक 40 हुए। 40 में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। देखो चला गया 4 का भाग, 2 का भाग 2 बार चला गया, मतलब 4 का भाग चला गया। 8 का शुरू के 3 अंकों में जाना चाहिए भाग। 5 का आपको पता है ही, इकाई का अंक 0 और कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 6 के लिए क्या होता है? 6 वैसे तो अभाज्य है ही नहीं, तो हम यहाँ देखेंगे नहीं। बाकी जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है उसमें 6 का भाग भी जाएगा। 7 का नियम याद रखें बच्चों। 7 के नियम के लिए आप क्या करेंगे कि 7 का भाग उसी संख्या में जाएगा, इकाई अंक को क्या कर लें? 2 गुना कर लें, इकाई के अंक को डबल कर लें। 5 का डबल 10, और उसको बचे हुए अंक में से घटा लें। 3 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए माइनस का 7 बचेगा। तो 7 या 7 का कोई भी गुणज हो या 0 बचे तो ही 7 का भाग जाएगा। क्या है बच्चों? फिर से सुनिए, इकाई अंक को 2 गुना करके बचे हुए नंबर में से घटा लें। जैसे 343 की बात करें, 343 7 का घन होता है, इसमें 7 का भाग जाता है। तो इसका अगर आपको चेक करना है कि 7 का भाजकता का नियम, तो 3 का 2 गुना कितना होता है? 6, और 34 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 28, और 28 7 का गुणज है, 7 चौक 28। इसका मतलब 343 में भी 7 का भाग जाएगा। तो ये था 7 का भाजकता का नियम। और 7 के बाद में फिर 11 का देखते हैं हम, एकांतर अंकों का योग करके अंतर कर लेते हैं। जैसे बच्चों देखिए 11 के लिए अगर आपको देखना है तो उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे 1331 है, तो एकांतर अंक जैसे पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा, इनका योग कीजिए और फिर अंतर कीजिए। तो 3 और 1 4 और 3 और 1 4, अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है? 0। या तो 0 आए या 11 का कोई गुणज आए। ठीक है बच्चों, तो फिर उसमें 11 का भाग जाएगा। और आगे फिर हम अगर यहाँ तक भाग नहीं जा रहा है तो फिर 13, 17 और 21 वगैरह 23 से भाग लगाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थे आपके भाजकता के नियम। हम चल रहे थे अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। तो चलिए 35 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो हमने 5 का भाग लगाया है। तो ये बन गया बच्चों 7, और 7 में 7 का भाग ही जाएगा। इसे बच्चों वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष रूप। कौन सा रूप है ये? वृक्ष। किसका? अभाज्य गुणनखंडों का वृक्ष रूप। इसे अंग्रेजी में ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्री मेथड है। एक ट्री बनाते हैं, एक वृक्ष बनाते हैं, जिसमें से अभाज्य गुणनखंड हम देखते जाएंगे। और बचपन में आपने भाग लगाकर तो देखा ही होगा कि 140 में भाग लगाया, सबसे पहले 2 का भाग गया, ये 70 आ गया, फिर 2 का भाग लगाया 35 आ गया, 5 का भाग लगाया 7, और 7 का भाग लगाया 1। तो दोनों तरीके एक ही हैं बच्चों। ये आपको अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं 2, 2, 5 और 7। तो चलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को आप अगर गुणा करेंगे बच्चों तो आपको 140 ही मिलने वाला है। तो यही आपकी आधारभूत या मूलभूत प्रमेय बताती है कि अंकगणित में अगर किसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उनको गुणा करके लिखें तो वो उस संख्या के बराबर होंगे। और ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, मतलब इनके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं मिलेगा। हाँ बच्चों, एक विशेष बात और है, अगर इन अभाज्य गुणनखंडों का आप क्रम बदल देंगे। देखिए बच्चों,
यहाँ पर सबसे पहले 2 की जगह आपने 5 से भाग दिया होता तो 2 का लास्ट में भाग चला गया होता। आप भाग देख सकते हैं, पहले 5 से दे दो या पहले 7 से दे दो, लेकिन उससे अभाज्य गुणनखंडों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यही आने वाले हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इनको हम आरोही क्रम में जमा करके लिखें। कौन से क्रम में बच्चों? आरोही क्रम में, ताकि कोई समस्या ना हो। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 2 के बाद में अभाज्य गुणनखंड होता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। तो ये है इनका आरोही क्रम। इसी क्रम में हम भाग लगाने की कोशिश करेंगे और इसी क्रम में हम अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात करेंगे। तो ये है बच्चों आपकी मूलभूत प्रमेय। फिर से मैं कथन बोल देता हूं एक बार। सभी संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणन रूप में हम अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं और इनमें क्रम मैटर नहीं करता है। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसको 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे तो भी गुणनफल 140 ही आएगा। लेकिन बच्चों जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे प्रश्नों में तो आपको क्रम आरोही ही रखना है, उससे जो गणना है वो बड़ी आसान हो जाती है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं।